हेलो गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी की स्टोरी जिसका नाम है अंजाम पथीरा। काफ़ी लोगों ने इस मूवी की रिक्वेस्ट की थी। ये एक मलयालम मूवी है और अभी तक इस मूवी को हिंदी में डब नहीं किया गया। इसके अलावा काफ़ी लोग मूवी के लिंक्स के बारे में भी पूछते हैं, उसके बारे में भी हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सस्पेंस से भरी इस थ्रिलर मूवी की स्टोरी। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि अनवर नाम का एक साइकोलॉजिस्ट पुलिस स्टेशन में एक कैदी से मिलने आता है। वैसे तो ये एक डॉक्टर है, लेकिन ये क्रिमिनल्स के माइंड को समझना चाहता है। यहाँ भी अनवर एक सीरियल किलर से मिलने आया है ताकि उसके माइंड को समझ सके। अनवर की पुलिस में काफ़ी अच्छी जानकारी है और काफ़ी बार अनवर ने पुलिस के काफ़ी केसेस को सुलझाने में मदद भी की है। यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि अनवर पुलिस स्टेशन जाकर एसीपी अनिल माधवन से मिलता है। इन दोनों की बातों से हमें पता लगता है कि अनवर क्रिमिनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि डॉक्टर की प्रैक्टिस से ज़्यादा अनवर का इंटरेस्ट क्रिमिनल्स को पकड़ने में है। अनवर एसीपी से कहता है कि मैं फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस भी लेना चाहता हूँ। एसीपी अनिल अनवर की इस बात के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि जब भी कोई नया केस आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद अनवर कार में अपने घर के लिए निकलता है और रास्ते में सिगरेट पीने के लिए रुकता है और वहीं उसे एक बुढ़ा भिखारी मिलता है। अनवर उसे कुछ पैसे भी देता है, लेकिन वो भिखारी अनवर को बार बार यही कहता है कि तुम्हारी रातों की नींदें उड़ने वाली हैं, और ऐसे ही चिल्लाता हुआ वहां से निकल जाता है। घर पहुंचने पर अनवर ये बात अपनी वाइफ फातिमा को भी बताता है। फातिमा अनवर को ये बात भूल जाने के लिए कहती है और सो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीसीपी इब्राहिम अपने घर जा रहे होते हैं और तभी उनके पास एक वैन आकर रुकती है और एक वोल्फ का मास्क पहना हुआ व्यक्ति उस वैन से उतरता है। इब्राहिम उसे देखने लगता है, तभी पीछे से एक आवाज आती है, हेलो, और उनका किडनैप हो जाता है। अगले दिन उनकी बॉडी समंदर के पास से मिलती है। पुलिस वहां पहुंचती है और एसीपी अनिल फोन करके अनवर को भी वहां बुलाता है। यहाँ हमें पता लगता है कि डीसीपी की आंखें और दिल उनकी बॉडी से निकाल लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर उन्हें बताता है कि हार्ट निकालने की वजह से डीसीपी की मौत हुई है और उससे पहले ही इनकी आंखें निकाल ली गई थी, और ये सब तब किया गया था जब ये पूरी तरह से होश में थे। तभी वहां डीसीपी कैथरीन आती है, जिनको इस केस को हैंडल करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। एसीपी अनिल उन्हें केस की डिटेल्स देते हैं और अनवर से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अनवर कैथरीन को बताता है कि कत्ल करने के तरीके से ये लगता है कि कातिल ने बदले की भावना से डीसीपी का खून किया होगा, या फिर कातिल को कोई मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगले दिन डॉक्टर पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट लेकर आता है और बताता है कि इब्राहिम की बॉडी से जोल्पीडियम नाम का एक ड्रग काफी ज्यादा मात्रा में पाया गया है। इस तरह का ड्रग नींद के लिए ली जाने वाली दवाइयों में डाला जाता है, लेकिन पुलिस को इब्राहिम की वाइफ से यही पता लगता है कि इब्राहिम नींद के लिए किसी भी तरह की दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करता था। अनिल कहता है, हो सकता है कि इब्राहिम अपनी वाइफ से छुपकर नींद की गोलियां लेता हो। तभी कैथरीन कहती है, ऐसा भी हो सकता है कि किलर ने ही इब्राहिम को धोखे से ये ड्रग दिया हो, और जब घर जाते वक्त वो बेहोश हुआ हो तभी किलर ने उसकी किडनैपिंग की हो। डॉक्टर कहता है, ये पता लगाना आपका काम है, और ये कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद अनवर भी अपने घर आता है और उसी केस के बारे में सोचने लगता है और अपने पुराने केस के कलेक्ट किए हुए डॉक्यूमेंट्स देखने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि ये कोई सीरियल किलर है जो कि आगे भी पुलिस वालों को अपना निशाना बनाने वाला है। तभी वो एसीपी अनिल को फोन करता है और उसे ये बात बताता है, लेकिन अनिल उसकी बात को इग्नोर करता है और फोन काटकर सो जाता है। उसी रात एक इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबल के साथ एक रोड के पास अपनी ड्यूटी पर तैनात होता है, और जब वो अपनी वाइफ से कॉल पर बात करते करते एक गली के अंदर एंटर करता है तभी उसका भी किडनैप हो जाता है। पुलिस को डर होता है कि कहीं इसका भी कत्ल ना हो जाए, इसीलिए सारे शहर में नाकाबंदी कर दी जाती है और उस पुलिस वाले की तलाश शुरू हो जाती है। यहाँ अनिल कैथरीन को बताता है कि अनवर ने उसे पहले ही बता दिया था कि किलर पुलिस वालों को अपना निशाना बनाएगा।
हमें अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि अगले दिन इंस्पेक्टर की लाश पुलिस स्टेशन के ही ग्राउंड में मिलती है और इसकी आंखें और दिल बिल्कुल उसी तरीके से निकाले गए होते हैं जैसे कि डीसीपी इब्राहिम का निकाला गया था। और इंस्पेक्टर की लाश के पास से इंसाफ की देवी की एक छोटी मूर्ति भी मिलती है, लेकिन इसकी आंखों पर पट्टी नहीं होती। पुलिस वाले तुरंत उस एरिया को सील करते हैं और अनिल अनवर को कॉल करके वहां बुलाता है। पुलिस और अनवर लास्ट नाइट की सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू करते हैं ताकि उन्हें पता लग सके कि किडनैपिंग के वक्त कौन कौन सी गाड़ियां उस रोड से निकली थी। लेकिन यहाँ उन्हें पता लगता है कि सीसीटीवी की फुटेज चेंज कर दी गई है। जो फुटेज इसमें दिखाई दे रही है एक्चुअल में ये 2 दिन पुरानी है। अनवर बताता है कि ये जरूर किसी हैकर का काम होगा। उसी रात अनवर फिर से इब्राहिम और इंस्पेक्टर की लाश की फोटोज देखता है और तभी उसे इब्राहिम की लाश के पास भी ऐसी ही एक छोटी मूर्ति दिखाई देती है जैसी कि उन्हें इंस्पेक्टर की लाश के पास से मिली थी, जो कि रेत में धंसी होती है। इसीलिए पुलिस उस पर ध्यान नहीं देती। कांस्टेबल को भेजकर वो मूर्ति भी मंगाई जाती है, लेकिन दोनों मूर्तियों पर अनवर को ऐसा कोई सिग्नेचर दिखाई नहीं देता जिससे वो आर्टिस्ट का पता लगा सके। शहर में जो भी दुकानदार ऐसी मूर्तियां रखता है, अनवर और पुलिस सबके पास जाकर पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इस मूर्ति के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिलता। तो अनवर इसके बारे में पुलिस स्टेशन के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाल देता है ताकि जिसे भी इस मूर्ति के बारे में जानकारी हो वो पुलिस को बता सके। अगले दिन अनवर पुलिस स्टेशन में एक हैकर को लाता है ताकि वो इनकी मदद कर सके। इसका नाम एंड्रयू है। अनवर ने इस हैकर को इलीगल तरीके से पैसे चुराते हुए पकड़ लिया था, इसीलिए अब मजबूरन एंड्रयू को इनकी मदद करनी पड़ती है। उसी रात पुलिस स्टेशन में एक लड़की आती है जो कि उस मूर्ति के आर्टिस्ट के बारे में बताना चाहती है, लेकिन चौकी पर बैठा कांस्टेबल उसे बाहर बिठाकर इंस्पेक्टर से परमिशन लेने के लिए अंदर जाता है। इंस्पेक्टर अपने फोन पर बिजी होता है और कुछ देर बाद जब वो दोनों बाहर आकर देखते हैं तो वो लड़की वहां से गायब होती है। यहाँ सीन कट होता है और अनवर की वाइफ अनवर को बताती है कि इस मूर्ति में कोई ना कोई सिग्नेचर जरूर होगा, लेकिन अनवर कहता है कि हमने काफी बार देखा है लेकिन हमें कोई भी सिग्नेचर नहीं मिला। आगे हम देखते हैं कि कैथरीन पुलिस के साथ मिलकर कातिल को पकड़ने का एक प्लान बनाती है। क्योंकि किलर हर बार सुनसान रास्ते से ही किडनैपिंग करता है, इसीलिए कैथरीन सभी पुलिस वालों को 2-2 की टीम में बांटती है। कैथरीन बताती है कि एक पुलिस वाला सुनसान रास्ते पर चलेगा और दूसरा पुलिस वाला सिविल ड्रेस में 100 मीटर की दूरी से उसका पीछा करेगा और दोनों एक दूसरे से फोन पर कनेक्ट रहेंगे। तो अपने प्लान के मुताबिक कैथरीन भी एक गली में जा रही होती है और उसका ड्राइवर पोल्सन एक स्कूटी से उसका पीछा करता है। कैथरीन के पास तभी एक वैन आकर रुकती है और उसमें कुछ शराबी लड़के होते हैं जो कैथरीन को छेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैथरीन जैसे ही अपनी गन निकालती है वो वहां से भाग जाते हैं। कैथरीन पोल्सन को बताती है कि यहाँ सब ठीक है, लेकिन पोल्सन का कोई भी रिप्लाई नहीं आता और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो पोल्सन वहां से गायब होता है। क्योंकि पोल्सन की स्कूटी पर कैमरा लगा था, इसीलिए अनवर और पुलिस उसकी रिकॉर्डिंग देखना शुरू करते हैं जिसमें उन्हें वोल्फ का मास्क पहना हुआ एक इंसान काले कपड़ों में दिखाई देता है। अनवर बताता है कि ये जानबूझकर कैमरा के सामने आया था ताकि पुलिस को चैलेंज कर सके। यहाँ सीन कट होता है और अगले दिन अनवर के घर पर पैकिंग में एक फ्रिज आता है। फातिमा समझती है कि अनवर ने उसे सरप्राइज दिया है, लेकिन जब वो पैकिंग खोलती है तो उसमें उसे पोल्सन की लाश दिखाई देती है जिसके साथ इंसाफ की मूर्ति भी होती है। फातिमा फोन पर ये बात अनवर को बताती है और अनवर पुलिस के साथ अपने घर पहुंचता है और इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्हें वहां एक फिंगरप्रिंट मिलता है जो कि समीर नाम के एक ड्रग डीलर का होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए समीर की गर्लफ्रेंड के पास पहुंचती है और समीर के एड्रेस का पता लगाती है। बताए गए एड्रेस पर पहुंचने के बाद पुलिस को वहां समीर की लाश मिलती है जो कि काफी दिनों से वहां पड़ी थी और पुलिस को समझ में आता है कि समीर के फिंगरप्रिंट्स के जरिए उन्हें गुमराह किया गया है।
केस की वजह से अनवर को नींद नहीं आती और पुलिस स्टेशन जाकर वो एंड्रियो से केस के बारे में डिस्कस करने लगता है और वहीं अपने लिए और एंड्रियो के लिए कॉफी बनाता है। इत्तेफाक से अनवर कॉफी का कप उन्हीं मूर्तियों के पास रख देता है जो उन्हें लाशों के पास से मिली थी, जिस वजह से एक मूर्ति का कलर उतरने लगता है और उन्हें एक सिग्नेचर नजर आता है। एंड्रियो की मदद से अनवर को ये पता लगता है कि ये मूर्तियां सौदागर नाम के एक आर्टिस्ट ने बनाई हैं, जो कि शहर से दूर एक गांव में रहता है। और जब अनवर कैथरीन और पुलिस के साथ उसके घर इन्वेस्टिगेशन करने जाता है तो उन्हें पता लगता है कि सौदागर अंधा है। अनवर सौदागर से कहता है कि 3 पुलिस वालों की हत्या हो चुकी है, जिसके पास से तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियां मिली है। सौदागर बताता है कि 6 महीने पहले मेरे पास 2 लोग आए थे जिन्होंने मुझे 5 मूर्तियां बनाने को कहा था, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। तभी वहां सौदागर की बेटी भी आती है जो बताती है कि एक रात मैं इन मूर्तियों के बारे में बताने के लिए पुलिस स्टेशन भी आई थी और जब कांस्टेबल अंदर गया था तभी मुझे एक अननोन नंबर से फोन आया था। उसने मुझे कहा कि अगर तुमने किसी को भी इस मूर्तियों के बारे में बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन से निकल गई। जाते वक्त अनवर अपना कार्ड सौदागर की बेटी को देता है और कहता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो बताना। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंड्रियो पुलिस वालों के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप करता है। अगर किसी के भी फोन में ज्यादा मूवमेंट दिखाई देगी तो एंड्रियो को उस पुलिस वाले की लोकेशन का पता लग जाएगा। कुछ दिन बाद सीआई शरद जब अपने घर आता है तब उसके घर की लाइट अचानक से चली जाती है और उसके घर पर वही मास्क पहने हुए 2 इंसान दिखाई देते हैं, लेकिन अब की बार इनके बीच में झगड़ा होता है। दूसरी तरफ एंड्रियो को ये पता लग जाता है कि सीआई शरद के फोन में काफी ज्यादा मूवमेंट हो रही है और जब तक अनवर और पुलिस सीआई के घर पहुंचते हैं तब तक सीआई शरद का किडनैप हो चुका होता है। लेकिन अनवर को ये किडनैपिंग कुछ अलग लगती है क्योंकि पहले की किडनैपिंग्स में कोई भी हाथापाई नहीं हुई थी। अगले दिन सीआई की लाश एक मेट्रो में मिलती है जिसे कोई लेडी एक व्हील चेयर पर छोड़कर चली गई थी और ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल जाती है, लेकिन उस लेडी की पहचान अभी तक नहीं हो पाती। लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर बताता है कि इसका कत्ल भी उसी तरीके से किया गया है जैसे कि बाकी पुलिस वालों का हुआ था। अभी तक 4 पुलिस वालों का मर्डर हो चुका था और पुलिस पर मीडिया वाले काफी सवाल कर रहे थे। इसीलिए कैथरीन का सीनियर उसे इस केस से निकाल देता है और इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेवारी एसीपी प्रकाश को देता है। यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि अनवर अपने घर पर बैठा इसी केस से रिलेटेड न्यूज देख रहा है और तभी उसे एक कांस्टेबल का फोन आता है जो उसे बताता है कि सीआई की बॉडी में जोल्पेडियम ड्रग के साथ साथ टेनोर्मिन नाम का ड्रग भी पाया गया है। एक्चुअल में ये ड्रग हाई बीपी के पेशेंट की मेडिसिन में पाया जाता है और ये ड्रग जोल्पेडियम का बिल्कुल अपोजिट है। अनवर अब इस बारे में रिसर्च करना शुरू करता है और उसे समझ आता है कि जोल्पेडियम नाम का ड्रग का इस्तेमाल हिप्नोटाइज करने के लिए भी किया जाता है कि सीआई एक हाई बीपी का पेशेंट था और उसने उस रात भी दवाई खाई थी, इसीलिए जोल्पेडियम ड्रग का असर उस पर नहीं हुआ और वो हिप्नोटाइज होने से बच गया। इसी वजह से उसके और किडनैपर्स के बीच हाथापाई हुई थी। यही बात जाकर वो एसीपी कैथरीन को बताता है, लेकिन कैथरीन कहती है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती, मुझे इस केस से निकाल दिया गया है। अगले सीन में अनवर की बेटी एक स्पिनर से खेल रही होती है और अनवर उसे स्पिनर घुमाना सिखाता है। तभी उसे याद आता है कि सीआई के घर से भी एक स्पिनर मिला था, तो अनवर स्पिनर से जुड़े पुराने केस ढूंढने लगता है तो उसे साइमन नाम के एक लड़के का केस मिलता है। उसकी फाइल पढ़ने के बाद अनवर को पता लगता है कि कुछ साल पहले साइमन को अपने माता पिता की डेथ की जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। उसे लोगों को मरता हुआ देखकर काफी मजा आता था और साइमन एक हैकर भी था, लेकिन पुलिस से उसे ये जानकारी मिलती है कि पिछले साल जेल में आग लगने के कारण उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन अनवर को इस पर यकीन नहीं होता। अनवर एसीपी प्रकाश को भी साइमन के बारे में बताता है,
लेकिन प्रकाश उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब एंड्रयू की मदद से अनवर साइमन का पता लगाने की कोशिश करता है और उन्हें पता लगता है कि 2 दिन पहले ही साइमन को एक ट्रेन में देखा गया था और जो लेडी सीआई की लाश को मेट्रो में छोड़कर गई थी वो एक्चुअल में साइमन ही था। तो ये सबूत लेकर अनवर फिर से एसीपी प्रकाश के पास जाता है, जहां उसे पता लगता है कि साइमन और उसके पार्टनर ने सुसाइड कर लिया है और उनकी लाश के पास से पुलिस को वो लास्ट मूर्ति भी मिल चुकी है। प्रकाश कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, साइमन ही असली कातिल था। अगले सीन में अनवर कैथरीन और एसीपी अनिल के साथ एक बार में बैठा होता है और उनसे कहता है कि एक साइको किलर कभी भी सुसाइड नहीं करता, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और ये कहकर वो अपने घर चला जाता है। अनवर को सुधाकर की कॉल आती है जो उसे बताता है कि एक आदमी फिर से आया था और उसने और एक मूर्ति बनवाई है। वहां पहुंचने पर सुधाकर बताता है कि इस बार मेरी बेटी ने उसे देख लिया था। वो अनवर को उस आदमी का स्केच भी दिखाता है। यहाँ अनवर के मुंह से एक नाम निकलता है, डॉक्टर बेंजामिन लुइस। अनवर इसे पहले से जानता है क्योंकि बेंजामिन भी एक डॉक्टर है। बेंजामिन के बारे में और पता लगाने के लिए अनवर उसके गांव के एक व्यक्ति से मिलता है। इसका नाम सुदेवन है। सुदेवन बताता है कि बेंजामिन के पिता लुइस एक मजदूर थे और उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम रेविका है। बेंजामिन के पिता का सपना था कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर अच्छे मुकाम पर पहुंचाए, लेकिन एक दिन रेविका की तबीयत खराब हो जाती है और हॉस्पिटल में जाकर लुइस को ये पता लगता है कि रेविका प्रेग्नेंट है, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ 14 साल की थी। रेविका ने अपने पिता को बताया कि फादर बेनेट ने उसका रेप किया था। फादर बेनेट उस गांव का काफी अमीर और पावरफुल इंसान था और जब रेविका के पिता कंप्लेन लेकर अनिल के पास गए थे तो अनिल ने ये सारी बात फादर बेनेट को बता दी और फादर बेनेट से रिश्वत लेकर इंस्पेक्टर अनिल और कांस्टेबल शरद ने साथ मिलकर रेविका की प्रेगनेंसी का सारा इल्जाम उसी के फादर पर डाल दिया। सुदेवन ने बताया कि लुइस ने अपनी बेटी रेविका को उस गांव से दूर शहर भेज दिया था और बेंजामिन की जिम्मेवारी मुझे दे दी थी और कुछ ही हफ्तों बाद डिप्रेशन के कारण जेल में ही लुइस की मौत हो गई। इसके बाद मैंने बेंजामिन को पढ़ने के लिए यूएस भेज दिया और उससे बात किए हुए मुझे काफी साल हो चुके हैं। ये सब सुनकर अनवर तुरंत एसीपी अनिल को फोन करता है क्योंकि अनिल ही बेंजामिन का अगला शिकार था। अनिल उसे अपनी लोकेशन बताता है, लेकिन जब तक अनवर वहां पहुंचता है तब तक अनिल का किडनैप हो चुका था। तभी आसमान में अनवर को एक ड्रोन दिखाई देता है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कैमरा से शूटिंग कर रहे थे। उसी की मदद से अनवर बेंजामिन की गाड़ी का पता लगा लेता है और हैकर एंड्रयू की मदद से उस गाड़ी की करंट लोकेशन का भी पता लगा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेंजामिन अनिल की आंखें निकालने वाला ही होता है कि तभी अनवर वहां पर पहुंच जाता है और अब इन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। बेंजामिन अनवर पर भारी पड़ता है और अनवर को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैथरीन पुलिस के साथ वहां पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। पुलिस स्टेशन में अब बेंजामिन से पूछताछ शुरू होती है, लेकिन वो कोई भी बात बताने को रेडी नहीं होता। यहाँ अनवर भी उससे मिलता है। अनवर बताता है कि जेल में जो फायर एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक्चुअल में फादर बेनेट को तुमने ही मरवाया था। इसके अलावा समीर और साइमन तुम्हारे मोहरे थे ताकि तुम पुलिस को कंफ्यूज कर सको और तुमने सिर्फ एसीपी अनिल और शरद चंद्रन को मारने के लिए ही और 4 रैंडम पुलिस वालों को अपना शिकार बनाया ताकि ये साइको किलर का काम लगे, लेकिन एक्चुअल में तुम अपने परिवार का बदला लेना चाहते थे। बेंजामिन बताता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं पुलिस को अपना कन्फेशन नहीं दूंगा। अनवर कहता है कि हो सकता है तुम्हारे कन्फेशन से एसीपी अनिल को सजा हो जाए क्योंकि अभी तक तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ है और एसीपी अनिल अभी भी जिंदा है। इस पर बेंजामिन कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि एक इंसाफ की मूर्ति भी अभी बची हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस बेंजामिन को एक फेक एनकाउंटर में मार डालती है क्योंकि वो अपना जुर्म कन्फेस नहीं करता। अनवर अब एसीपी अनिल के बारे में सोचने लगता है और वो एसीपी अनिल के घर जाता है
और अनवर को उसके घर से एक लड़की निकलती हुई दिखाई देती है। जब अनवर अंदर जाता है तो उसे वहां पर एसीपी की लाश दिखाई देती है, जिसके पास वही इंसाफ की मूर्ति पड़ी थी। अनवर भागकर बालकनी में आता है और उस लड़की को जोर से राविका के नाम से बुलाता है। वो लड़की पीछे मुड़कर कुछ सेकंड्स के लिए अनवर को देखती है और वहां से चली जाती है और मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर मूवी की एंडिंग एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमें समझ आता है कि बेंजामिन ने अपनी बहन के साथ मिलकर सभी किडनैपिंग्स की थी और अब रेविका ने एसीपी अनिल को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या सही नहीं लगा, ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं उस बात का ध्यान रख सकूं और आपके लिए अच्छी क्वालिटी की वीडियो लेकर आ सकूं। अब बात करते हैं मूवीज के लिंक्स के बारे में। उसके लिए मैंने एक और चैनल बना लिया है जिसका नाम है फिल्मी हलकट। इस चैनल पर आपको मूवीज और वेब सीरीज की अपडेट मिलती रहेंगी और उन्हें आप कहां देख सकते हैं इसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।